मिनट्स, और उसके बाद में आपके क्वेश्चंस हम सोमानी सर के साथ में डील करेंगे। मित्रों, आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज का टॉपिक है व्हाट आर द करियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ लॉ। और इसके लिए सोमानी सर हमारे साथ में हैं जो हमसे बात करेंगे। जयप्रकाश जी सोमानी लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की प्रैक्टिस करते हैं और करते रहे हैं, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ही इज ए डायरेक्टर इन ए ग्लोबल एजुकेशन फाउंडेशन। सैकड़ों बार सर ने लेक्चर्स दिए हैं, जब फिजिकली, अभी तो पेंडेमिक है तो वेबिनार पर चल रहे हैं सर के लेक्चर्स। इसके पहले मैं पिछले 15 साल से सर से परिचित हूं, हमारी दोस्ती है, और इन 15 सालों में few hundred and thousand ऑफ लेक्चर्स मैंने सर के देखे हैं ऑर्गेनाइज होते हुए। कुछ few hundred लेक्चर्स तो हमने ऑर्गेनाइज किए सर के। और वेल रेड पर्सनालिटी, लॉ फील्ड में एंड टू एंड सारी इंफॉर्मेशन हमको आज मिलने का ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। जयप्रकाश सोमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। एंड मे आई हैंड ओवर दिस बैटन टू यू सर। सर, योर सेशन। थैंक यू सर। यस, थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल जी। आपको बहुत अच्छी तरह से मैं सुनता हूँ रेगुलरली, और काफी दिन के बाद हम रूबरू मिले हैं। shall I conduct this session in English or Hindi English combined language? Combined language में sir. Okay. So everybody can understand properly. Yes. दोस्तों, करियर्स इन लॉ, ऐसा दिखते समय ऐसा लगता है भाई लॉ में क्या करियर होते हैं, कैसा होता है। लेकिन दोस्तों, लॉ में बहुत ही अच्छे तरह के करियर है। क्या क्या करियर है, कैसे कैसे करियर है, इससे हमारा रुतबा कैसा बढ़ता है, फैमिली का गुडविल कैसा बढ़ता है, खुद को भी काम करने में कैसा मजा आता है, ये सब चीजें जो है दोस्तों, ये हम देखेंगे। और मुझे ये बताने की खुशी होती है कि आज का प्रोग्राम मैं ऐसा थरोली लूंगा, कोई पीपीटी नहीं बताऊंगा, क्योंकि 45 मिनट से घंटे के लेक्चर्स में पीपीटी अगर लेते हैं तो पीपीटी से बाउंड हो जाते हैं। हम पीपीटी छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकते हैं। और मुझे आपको लॉ के लिए करियर्स बताना है और प्रॉपरली मोटिवेट करना है। दोस्तों, लॉ के बाद का पहला करियर जो सामने आता है, कि जो आपको मालूम है सबको, कि एक अच्छा लॉयर बनना, ये एक अच्छा करियर है। अभी लॉयर बनने के लिए, लॉ ग्रेजुएट होने के लिए आपको दो रास्ते हैं। यू हैव टू वेज, वन गोज फ्रॉम आफ्टर 12th और वन गोज आफ्टर ग्रेजुएशन। 12th के बाद 12th कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, साइंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 12th ले लो, जो चाहिए वो ले लो। रिकमेंडेशन मेरा रहेगा, आप आइदर साइंस लो या कॉमर्स लो, क्योंकि ये दो साइड अच्छी है। आर्ट्स लेते हैं तो भी थोड़ा सी सिंसियरली इंग्लिश मीडियम में लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लॉ पूरा एंटायर इंग्लिश मीडियम में है। और लॉ पूरे भारत में एक्सटर्नल कभी नहीं कर सकते, याद रखना। बाहर से एक्सटर्नल लॉ कभी नहीं होता है। एक्सटर्नल लॉ नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में इंटरनल ही एडमिशन लेना पड़ता है, कॉलेज अटेंड ही करना पड़ता है, ऐसे एक सिस्टम है। 12वीं के बाद आप 5 साल का लॉ का कोर्स करते हैं। फिर अभी काफी इंस्टीट्यूट में बीबीए एलएलबी चालू हुआ है, बीए एलएलबी चालू हुआ है, बीकॉम एलएलबी चालू हुआ है, बीएसएल एलएलबी है। ऐसे काफी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। So you can choose any combination if you desire to go in a law field. So it is my recommendation you should enter after 12th. लेकिन आपको थोड़ा डाउट है यार, मैं लॉ फील्ड में जाऊं ना जाऊं, मम्मी बोल रही है तू इंजीनियर बन, पापा बोल रहे हैं तू डॉक्टर बन। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा अगर आपका द्विधा अवस्था है तो यू कैन एंटर इन लॉ फील्ड आफ्टर ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन, BCom, BSc, BA, engineering, MBBS. After any graduation, you can enter in law and by giving 3 years time. 3 साल लगते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद। पूरे भारत का सिस्टम यही है। Either you take Pune यूनिवर्सिटी, you take बॉम्बे यूनिवर्सिटी, you take नागपुर यूनिवर्सिटी, हमारे पूरे भारत में सिस्टम एक ही है लॉ का।
और लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है। वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद लॉ का एडमिशन होता है। अभी दोस्तों लॉयर जो रहते हैं, लॉयर अभी तहसील कोर्ट में रहते हैं, लॉयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं, हाई कोर्ट में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं। इतना ही नहीं तो अलग अलग ट्राइब्यूनल भी तैयार हुए हैं दोस्तों, जैसा कि कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, एनसीएलटी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ट्राइब्यूनल है, डायरेक्ट टैक्सेशन का इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल अलग है, ये जो कैट रहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स रहते हैं, ये अलग है। और आपको बताओ डीआरटी अलग है, ऐसे अलग आर्मी के ट्राइब्यूनल्स अलग हैं, यहाँ पे आर्मी की केसेस चलती हैं। इतना वाइड स्कोप है आपको प्रैक्टिस के लिए। आप कोई भी ट्राइब्यूनल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाली मैं आपको बताता हूं, अगर अच्छा लॉयर बनना है तो आपके पास दो चीजें चाहिए। एक तो आपका रीडिंग और स्टडी का हैबिट चाहिए, रीडिंग का हैबिट चाहिए, रीडिंग अच्छा करो, बोलने की कला अच्छी चाहिए। तो ये अगर आपके पास है तो आप लॉ फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं और होते हैं। खाली थोड़ा वेटिंग पीरियड देना पड़ता है। और आपको बताऊं कि बहुत मजा आता है आपका लॉ का एजुकेशन लेते समय। आपको एक भी लेक्चर कभी बोर नहीं होता है। यू विल नॉट बंक एनी लेक्चर इन कॉलेजेस। क्लासेस भी लगाते हैं तो क्लासेस में आपको एक आधा दिन अगर आप नहीं जाते क्लास को तो आपको लगता है कि मैंने मिस किया। मैं सच बात बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि लॉ का विषय इंटरेस्टेड है, हर विषय इंटरेस्टेड है, क्योंकि समाज उपयोगी है। आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये सब 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 लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, बिजनेस लॉज है, साइबर लॉज है, बहुत सारा लॉ पढ़ने के लिए हमको मिलता है। और जितना पढ़ने के लिए मिलता है उससे 10 टाइम्स ज्यादा लॉ भारत सरकार ने पास किए हुए हैं। इसलिए हम लॉ में एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकते। इवन दो यू विल बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद भी बोलेंगे हम लॉ के स्टूडेंट ही है, क्योंकि हमारी मास्टरी इसके ऊपर फुल नहीं आती है कभी भी, क्योंकि ये ऑलवेज अपग्रेडेशन होता है। बहुत सारे कानून है, बहुत सारे हैं। कभी आपके लॉ स्कूल में, कभी कॉलेज में लेक्चर होता है मेरा 2-3 घंटे का, उस समय मैं बताता हूँ कि भारत में कितने कानून है, कैसे, सब बताता हूँ। अभी आज का पीरियड जो है हमारा करियर का गाइडेंस का है, तो वो हिसाब से मैं आपको एक एक पार्ट में बताऊंगा। मैं आपको पहले लॉयर फील्ड बताता हूं। तो लॉयर फील्ड में आप कभी भी डायरेक्ट अपीलेट प्रैक्टिस में ना जाएं। अपीलेट प्रैक्टिस में कभी नहीं जाने का। जाते समय आपको ट्रायल कोर्ट के प्रैक्टिस से जाओ, जैसे मैंने तहसील कोर्ट में किया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, फिर ट्राइब्यूनल में किया, फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और अभी सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूं। सबसे प्रैक्टिस अलग सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए नहीं आने का, क्योंकि यहाँ पे आदमी तैयार नहीं होता है। तैयार होता है वो लोअर कोर्ट में, क्योंकि वहां पे चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसी बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आपको जो गिमिक्स हैं, अभी महाराष्ट्र में जो हमारे एक अच्छे लॉयर है, जो फेमस लॉयर है, ये सब जो है ट्रायल कोर्ट से ही फेमस होते हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आप फेमस नहीं हो सकते हैं। इसलिए माय रिकमेंडेशन कि भाई सोवानी सर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते तो मैं सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाऊं, ऐसा मत कीजिए। नीचे से आते हैं ना तो आपको हर चीज का एक ज्ञान रहता है। मैं हर स्टेप का आपको बताऊंगा। मैं पहले ट्रायल कोर्ट का बताता हूं आपको। तो ट्रायल कोर्ट में आपको योगदान देना है। और आपको बताऊं, आपकी जो भगवत गीता है, वो भगवत गीता साल में एक बार आपने पढ़ के निकालना है। मैं कौन सी भगवत गीता की बात कर रहा हूं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ बोली हुआ भगवत गीता की नहीं बात कर रहा हूं मैं, लॉ की भगवत गीता है। अगर आप सिविल में प्रैक्टिस करते हैं तो सीपीसी और सिविल के जो इंपॉर्टेंट लॉ है, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, ऐसे 4-5 कानून है इंपॉर्टेंट। इसका साल में एक बार आपने पढ़ाई करना चाहिए। कितने भी बड़े लॉयर हो आप, even though you are in Supreme Court of India in future, even though don't miss this habit. Every year आपने आपका जो साइड का भगवत गीता यानी कि साइड के जो लॉज इंपॉर्टेंट है, ये बेयर एक्ट जो रहते हैं इसके, अभी मैं बताता हूं आपको बेयर एक्ट कैसा रहता है। अभी ये देखिए बेयर एक्ट है, अभी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बेयर एक्ट है।
तो ऐसे आपको सीपीसी सीआरपीसी के बेयर एक्ट मिलते हैं। ये बेयर एक्ट जो है ये पढ़ के निकालना है, तो साल में एक बार। और रोज सोने के पहले एक हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना है। अभी देखिए 200-200 पेजेस के जजमेंट आधे घंटे में कैसे पढ़ेंगे, ये कला है दोस्तों, बराबर है। वो जब मैं कभी लॉ स्कूल में आपके आऊंगा तब आपको वो विषय मेरा अलग है कि भाई हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। तो खाली इतना बताता हूं कि सोते समय आपको एक जजमेंट पे नजर डाल के सोना है, बस ये आदत रखना है रेगुलर। तो बहुत सारे जजमेंट पढ़ के होते हैं, बहुत सारे लॉस पढ़ के होते हैं। अगर आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्रिमिनल में भी सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, ये कानून आपकी भगवत गीता है। और अगर आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो इसके साथ साथ आपको जो आपने बताए आपके कानून, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये आपको पढ़ना है। ये मदर ऑफ लॉ है, भारत के सब लॉ की ये माता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के बाहर संसद भी कानून नहीं बना सकता, याद रखना। तो ये हिसाब से आप काम करिए और थोड़ा सा योगदान दीजिए। ड्राफ्टिंग स्किल, एक्सपर्ट लॉयर होने के लिए आपका ड्राफ्टिंग स्किल, फाइलिंग स्किल, एडमिशन आर्गुमेंट, रेगुलर हियरिंग, फाइनल हियरिंग आर्गुमेंट और रिजल्ट, ये स्टेजेस रहते हैं। हर स्टेजेस पे क्वालिटी आपका अच्छा रहना जरूरी है। अगर क्वालिटी आपका अच्छा आता है तो फिर आप बहुत कम समय में अच्छे फेमस लॉयर बनते हैं। लॉ में पैसा कितना मिलता है बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, याद रखो, बहुत सारा पैसा मिलता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 25-25 लाख रुपए एक अपीयरेंस के लिए लेने वाले लॉयर्स हैं। एक अपीयरेंस के लिए 25 लाख लेते हैं, वो 1 करोड़ भी ले सकते हैं, लेकिन कानून से बंधन है हमको सुप्रीम कोर्ट में। हम 25 लाख से एक अपीयरेंस से ज्यादा फी नहीं ले सकते, इसलिए 25 लाख के मैक्सिमम होता है एक अपीयरेंस के लिए। एक दिन के लिए 15 मिनट 20 मिनट जो आप अपेयर होते कोर्ट के सामने, 25-25 लाख रुपए भी मिलता है। ये पोजीशन आने में देर लगता है दोस्तों, लेकिन पैसा देख के लॉ फील्ड में मत आइए। लॉ फील्ड में आना है तो लोगों का जो दर्द है ना दोस्तों, वो दर्द समझ लेना है और वो उस हिसाब से आपको बात करना है। मुझे काफी फोन आते रहते हैं, मेरे काफी वीडियोस है, मोर देन 100 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप जयप्रकाश सोमानी नाम से यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे बिजनेस की काफी वीडियोस, काफी लॉ के वीडियोस, काफी प्रोसीजर के, काफी इंग्लिश वीडियोस, काफी हिंदी वीडियोस आपको मिलेंगे। एखादा 2 मराठी वीडियो भी मिलेगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मराठी मला खूप चांगलं येतं म्हणून मराठीत 1-2 व्हिडिओ मी बनवलेले आहेत। लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश वीडियोज आर बेसिकली फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड फॉर लॉयर्स, एंड हिंदी वीडियोज आर फॉर एंटायर एट लार्ज पब्लिक। हम इंटरनेशनल कोर्ट की भी प्रैक्टिस करते हैं, हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी मैटर अटेंड करते हैं। ये सब आपको चांस मिलता है दोस्तों, आप खाली बढ़ते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए, आप काम करते रहिए। और आपको बताऊं, एक 5 साल अगर आप बहुत अच्छा समर्पण देते हैं, डिवोशन देते हैं, और जो आपने चेंबर ज्वाइन किया है, जो सीनियर ज्वाइन किया है, वो सीनियर अगर 9 बजे आते हैं तो आपने 8:45 को ही वहां पे पहुंचना चाहिए, 15 मिनट पहले। ये डिसिप्लिन रखना है। और सीनियर जब जाते हैं कोर्ट के ऑफिस से बाहर, उसके बाद आप 5 मिनट से निकलना है। इतना डिवोशन रखेंगे तो यू विल बी आ नंबर 1 लॉयर इन फ्यूचर। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू कीजिए या तहसील कोर्ट से शुरू कीजिए। सपोज आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस से शुरू कीजिए। डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे 5-6 साल, 7 साल, 8 साल काम कीजिए। आपको लगता है आगे तो फिर आप हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे आ सकते हैं। तो उसकी हर एक की सिस्टम थोड़ी थोड़ी अलग रहती है। लेकिन ये सबसे खतरनाक प्रैक्टिस जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि सारी गंगा जमुना, सारी नदी सागर को मिलती है, और ये सुप्रीम कोर्ट हमारा सागर है। जब तक मैं हाई कोर्ट में था, जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, तब तक स्पेशलाइजेशन कर पाता था। भाई मुझे टैक्सेशन ही देखना है, मुझे क्रिमिनल ये देखना है, मुझे सिविल ये देखना है, मुझे फॉरेन ट्रेड के ही लॉ देखना है, ऐसा मैं कर सकता था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं करते, क्योंकि ट्रिब्यूनल के भी अपील सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं, हाई कोर्ट पे भी अपील सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। अंडर आर्टिकल 136 किसी भी अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हम एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा एक सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन नाम का एक वीडियो अलग है, वो देख लीजिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट का सब पता चलेगा। तो इतने सारे आते हैं ना, सब कानून, सब सिस्टम, इसलिए हमको यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो लोग दोस्तों पैसे का चिंता मत लीजिए। आपके पापा मम्मी को लगता है खाली इंजीनियरिंग में और मेडिकल में ही पैसा है। दोस्तों पैसा हर क्षेत्र में है, खाली आपको क्वालिटी चाहिए। डोंट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर एक्सेलेंसी। आप अगर अच्छा काम करते हैं, सेवा अच्छा दो, तो मेवा अपने आप मिलता है। मेवा देख के अगर आप एंट्री करेंगे, बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, don't look after profit. Profit should be on number 2 position. Number 1 position your quality of work, friends. तो ये लॉयरशिप का बहुत अच्छा सेगमेंट है। लॉयरशिप में से ही अगर आप चाहते हैं तो जुडिशरी में जा सकते हैं, न्याय व्यवस्था में जा सकते हैं। लगभग आपका 3 साल का जब प्रैक्टिस हो जाता है, तब आप जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वगैरह, ये एक एग्जामिनेशन जो है, ये स्टेट लेवल का जो हमारा एग्जामिनेशन का बोर्ड रहता है महाराष्ट्र शासन का, जिसको एमपीएससी बोलते हैं महाराष्ट्र में, इसमें मध्य प्रदेश में, जीपीएससी गुजरात में बोलते हैं, डीपीएससी हम दिल्ली में उसको बोलते हैं। तो ऐसे हर एक के हैं, और यूनियन का एक बोर्ड अलग रहता है जिसको यूपीएससी एग्जाम बोलते हैं। तो एमपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करता है जेएमएफसी की। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम दे देते हैं तो आप सीधा न्याय व्यवस्था में एंट्री करते हैं। न्याय व्यवस्था में एंट्री करने के अलग अलग स्टेजेस हैं। आप 3 साल के बाद एंट्री करेंगे तो तहसील के लॉयर होते हैं, तहसील कोर्ट से आते हैं, फिर आगे आप एडीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जा सकते हैं। ओके, लेकिन डायरेक्ट 7 साल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर 3 years जेएमएफसी, आफ्टर 7 years आप डायरेक्ट एडीजे बन सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डायरेक्ट एंट्री एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। डायरेक्ट सेशन ट्रायल, मर्डर ब्रिडर के ट्रायल वगैरह जो है ना, ये सब आपको हैंडल करने के लिए मिलता है। 7 years प्रैक्टिस यू रिक्वायर्ड फॉर दैट, एंड दिस इज अंडर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन है, बाकी ओरल ये है, वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, डेवलप करो, इंग्लिश इंप्रूव करो। अच्छा, इंग्लिश शुरू में कम्युनिकेटिव आता है तो भी चलता है, लेकिन आगे आगे थोड़ा इंग्लिश के ऊपर मास्टरी रहना जरूरी है। और इंग्लिश के ऊपर मास्टरी लेने का एक ही मार्ग है, इंग्लिश में बात करते रहने का। अगर कोई आजू बाजू में नहीं है बात करने के लिए, तो आप है भाई, आपके साथ। हम जो कॉलेज में थे, मेरा कॉलेज श्रीरामपुर में हुआ है, मेरा बीकॉम में इंग्लिश मीडियम था, और बीकॉम में हमारा पूरा कॉलेज मराठी मीडियम वाला था। हम बीकॉम में इंग्लिश मीडियम लेके बैठने वाले 3 ही स्टूडेंट थे, इसलिए कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। हमने तो इंग्लिश मीडियम लिया था। हमारा इंग्लिश भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारा 10वीं तक मराठी था, मराठी मीडियम में पढ़ते थे। फिर हमको किसी टीचर ने आइडिया दिया, आप रोज आईने के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने आईने के सामने खड़े रह के, आज भी हम आईने के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस करते हैं। जब एक आधा इंपॉर्टेंट केस रहता है तब हम प्रैक्टिस करते हैं जज के सामने जाने के पहले, क्योंकि एक एक पक्षकार हमको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए से एक एक केस के लिए देता है। तो इतना विश्वास रख के देता है, तो उसका दर्द हमने समझना चाहिए। हमने अच्छी प्रैक्टिस करके ही सामने जाना चाहिए। इसलिए यू हैव टू, एंड इन हाई कोर्ट एंड इन सुप्रीम कोर्ट यू कैन आर्गू ओनली 1 लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अप टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यू कैन आर्गू इन मल्टी लैंग्वेज। आप मराठी में भी आर्गुमेंट कर सकते हैं, मराठी महाराष्ट्र में, और गुजरात में गुजराती में कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। खाली हाई कोर्ट में इंग्लिश में चलेगा। हाँ, लेकिन तहसील कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप इंग्लिश आर्गू कर सकते हैं। हम करते थे, हम इंग्लिश में ही कामकाज करते थे, हैबिट के लिए करते थे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब तक आपको डर लगता है, कोई बात नहीं, आप मराठी में गुजराती में भी आर्गू कीजिए। अभी मैंने बताया था आपको, एडीजे के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हो जाता है, यह उसके आगे रहता है हाई कोर्ट जज बन सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जज की थोड़ी सी जुडिशरी अलग है। हाई कोर्ट जज के लिए आपको हाई कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस रहना जरूरी है। अच्छे आप कुछ ना कुछ अच्छे केसेस लड़ने चाहिए। वहां पे एग्जामिनेशन नहीं है। हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन नहीं है।
ये रिकमेंडेशन पे होता है। 10 साल का प्रैक्टिस मिनिमम लगता है हाईकोर्ट लेवल पे। और फिर हाईकोर्ट का एक कमिटी रहता है, वो कमिटी जो रहता है वो रिकमेंडेशन करता है चीफ जस्टिस के हाईकोर्ट को कुछ नाम। फिर चीफ जस्टिस वो है नेम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, जो अभी हमारे बोबड़े साहब हैं, तो उनके पास भेजते हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास वो रिकमेंडेड नाम भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज फिर ये मिनिस्ट्री को भेजती है, मिनिस्ट्री उसमें से नाम सिलेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज के रिकमेंडेशन, हाई कोर्ट जज के रिकमेंडेशन, हमारा मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री का सब ये करके फिर राष्ट्रपति, और फिर उसमें से चयन होता है हाई कोर्ट जज का और सुप्रीम कोर्ट के जज का। ये सब क्वालिटी पर होता है दोस्तों। क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट लगती है आपकी। 10 साल प्रैक्टिस करो, ऐसी केसेस एक दो लड़ो दोस्तों कि आप आंखों में आना चाहिए फटाक से। कभी कभी आपने एप्लीकेशन नहीं किया ना जज के लिए तो भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है आपका, मालूम है? डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। दे हैव प्रेसिडेंट हैव द अनलिमिटेड पावर टू अपॉइंट ए जज, लेकिन प्रोसीजर है उसका। लेकिन डायरेक्ट आप चीफ जस्टिस को अगर लगता है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर है या हाई कोर्ट में लॉयर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो डायरेक्ट उसकी विदाउट हिज एप्लीकेशन फॉर बिकम अ जज बिफोर द कमिटी, डायरेक्ट ही कैन बी अपॉइंटेड एज। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2-4 जजेस ऐसे हैं कि जिनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट जज में ही हुआ है, डायरेक्ट एडवोकेट टू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जज, नो हाई कोर्ट जज एक्सपीरियंस। ऐसा भी होता है दोस्तों। तो आपको बोलने के लिए, और ये सबका आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के साइट के ऊपर जाएंगे, सब जजेस का बायोडाटा सब मिलता है पढ़ने के लिए। हाई कोर्ट के साइट के ऊपर जाइए, यू विल गेट दी ऑल जजेस बायोडाटा, एवरीथिंग देयर, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाई कोर्ट जज से फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनते हैं, उसके बाद फिर आपका रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में होता है, या एक्सेलेंट क्वालिटी है तो सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट है। खाली जुडिशरी में एक ही ड्रॉबैक है, जुडिशरी में काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, मान सम्मान बहुत मिलता है, लेकिन वकील से ज्यादा काम जज को करना पड़ता है। क्योंकि जज को ये वकील का सुनना, ये वकील का सुनना, उसमें से एनालिसिस निकालना, डिक्टेशन देना, फिर जजमेंट तैयार करना, प्रोनाउंस करना, ये सब उनको करना पड़ता है, और कम मात्रा की इनकम में। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट जज के पगार कितने हैं? 5 लाख रुपए महीने की हो गए। हाई कोर्ट जज के 4-4.5 लाख के महीने के पगार है। लेकिन कुछ कुछ जजेस ऐसे गए हैं, हमारा एक हमें नाम यहाँ पे नहीं बताएंगे हम, आप ढूंढ सकते हैं, आपको मैंने बताया कहां से ढूंढना, क्योंकि वो नाउ ही इज सिटिंग जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसे सिटिंग जज रहते हैं तो ऐसे डायरेक्ट हम नाम के साथ नहीं बोल सकते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा हमको। इसलिए हम आपको बताते हैं, जब वो सीनियर लॉयर थे ना, तब उनका अर्निंग महीने का, उनका अर्निंग 10-10 करोड़ का था, 10-10 करोड़ का महीने का अर्निंग। इतने एक्सलेंट लॉयर थे। लेकिन जब उनको ऑफर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस, ये अपने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का, डायरेक्ट चीफ जस्टिस नहीं बनते, चीफ जस्टिस सीनियरिटी से बनते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सोच के एक्सेप्ट कर लिया। और दोस्तों देखिए, ड्रास्टिकली 10 करोड़ के इनकम से डायरेक्ट 5 लाख रुपए महीने की इनकम पे आ गए। लेकिन एक्सलेंट काम करता है, मेरा सबसे फेवरेट जज है दोस्तों। मैं कभी भी स्पेयर टाइम रहता हूं तो उनके कोर्ट में जाके बैठता हूं। जस्ट इमेजिन, आपको यू कैन नॉट इमेजिन द टैलेंट ऑफ दैट जज। अरे अपने जजमेंट में वो जापान के सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख करता है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख करेंगे। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग हमारे देश की जुडिशरी में दोस्तों, ये बहुत भाग्य है। पैसे का अट्रैक्शन नहीं है, पोजीशन चाहिए, भारत के चीफ जस्टिस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। अब भूलना नहीं, अगर बाय चांस आप ये मोटिवेशन चीफ जस्टिस तक पहुंचते हैं तो प्रफुल्ल भाई का नाम आपके आत्मचरित्र डालना भूलना नहीं, क्योंकि प्रफुल्ल भाई ने आपको ये मौका दिया है दोस्तों। मेरा नाम डालिए मत डालिए, इट मेक्स नो डिफरेंस, लेकिन प्रफुल्ल भाई के कारण आज आपको ये मौका मिल रहा है। ऐसा कोई लाइफ परिवर्तन करने वाले जीवन में कुछ क्षण रहते हैं दोस्तों, जिससे लाइफ परिवर्तन होना है। मेरा भी लाइफ ऐसा ही किसी टीचर के किसी लेक्चर से प्रभावित हुआ है, और फिर वो प्रभावित होने से फिर अपने आप ही आगे चलता है दोस्तों। इसलिए मैंने जुडिशरी का बात बताया। जुडिशरी के बाद जो है
दूसरे हैं आप साइबर क्राइम में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी में कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको 10 साल की लीगल प्रैक्टिस चाहिए, फिर उनका एक एग्जाम होता है और वो एग्जाम नेगेटिव मार्किंग के सिस्टम के साथ होता है। वो एग्जाम क्लियर करने के लिए मुझे खुद को 7-8 एटम देने पड़े। 7-8 एटम के बाद मैं वो क्लियर हुआ और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट लॉ के साथ साथ अरे अरे और बड़ी बड़ी कंपनी के लिक्विडेटर बन जाते हैं आप। तो पूरा जब आप लिक्विडेटर या आईआरपी या आईपी बोल के आप कंपनी में जाते हैं तो पूरा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बर्खास्त होता है, उस समय सीज हो जाता है और पूरे अधिकार आपके पास आता है और पूरा कंट्रोल आपके पास आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है वो दोस्तों, बहुत अच्छा जॉब है। तो आप वो उसमें भी कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सेक्शन में भी आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। फैमिली लॉ का जो सेक्शन है ये भी बहुत अच्छी। मेरी वाइफ पुणे में फैमिली कोर्ट में लॉयर है, तो फैमिली कोर्ट में काम करते, वो अभी हमको साथ डिस्कस करते रहती मैटर। तो मैं देखता हूँ कितनी अच्छी समाज सेवा करने का मौका है लॉयरशिप दोस्तों, बहुत अच्छी सेवा, समाज सेवा, समाज का दर्द वगैरह हम ऐसे महसूस करते हैं। लोग ऐसे मुझे फोन करते हैं ना और बोलते हैं सोमाने सर ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, मैं सब समझ लेता हूँ और सब उसको सोल्यूशन देता हूँ। और फिर वो बोलता है सर आपका फीस कितना है? मैं बोलता भैया टेंशन मत लो, हमारा फीस जो है ना हम राइट बहुत ज्यादा भी नहीं लेंगे और आपके हिसाब से नहीं लेंगे। और कभी कभी हम बताते हो फिर उसको ज्यादा लगता है। कभी कभी वो बोलता है साहब इतना पैसा देना है ना तो मुझे घरदार बेचना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ घरदार बेच के मत दीजिए, घरदार ना बेचते हुए आप कितना दे सकते हैं बताइए? हम उतना कम कर लेते हैं, किसी श्रीमंत को ज्यादा लगे लेंगे, किसी गरीब को कम लेंगे। ये बैलेंस रखना है दोस्तों फील्ड में जाते समय। रामजेठ मलानी जो वकील थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के काफी सीनियर लॉयर हैं, ऐसे ही काम करते हैं दोस्तों कि कभी कभी 10% 20% लोगों से वो ज्यादा कमाते हैं और गरीब लोगों से थोड़ा सा क्या करते हैं, एक उसको थोड़ा सा एक अलग क्रेडिट दे देते हैं। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको लॉयरशिप में रखना है। अगला जो सेक्शन है, अगर आप लॉ का डिग्री ले लेते हैं तो लॉयर ही बनना चाहिए, जुडिशरी में ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको और भी लाइन है, लेकिन इतना बताता हूं कि मल्टी डायमेंशनल नॉलेज बनता है। मैं कभी हर करियर गाइडेंस प्रोग्राम में रिकमेंड करता हूं आप एमबीबीएस बनो, आप डॉक्टर बनो, शादी विधि होने दो, सब होने दो, बच्चे होने दो, बच्चे बड़े होने के बाद जीवन में जब समय आएगा तब लॉ कंप्लीट करो। लॉ कंप्लीट करने के बाद ही पता चलेगा आपको परिपूर्ण ज्ञान क्या होगा, ऑलराउंड ज्ञान क्या होगा। आप लॉ की प्रैक्टिस करो ना करो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप अभी देखते हैं हम आईएएस ऑफिसर, ये ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी लोग, साइंटिस्ट लोग लॉ करते हैं और रिटायर होने के बाद सीधा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रैक्टिस में आ जाता है, क्योंकि उनको वो लेवल है। वो प्रैक्टिस कम करते हैं लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑरा अट्रैक्ट करता है। बहुत अच्छे अच्छे कंपेनियन हमको मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसलिए आप डायरेक्ट आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है एज अ लॉयर, मल्टीनेशनल कंपनी के लीगल एडवाइजर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लॉ। और लॉ के गुड नॉलेज के लिए खाली नोट्स पे स्टडी मत कीजिए। याद रखिए हमको आदत है बीकॉम की, बीए की या कोई भी स्टडी करने के शॉर्ट नोट्स, दुकान में जाते हैं उसका वो एक भी सापेक्षित है क्या या शॉर्ट नोट्स है क्या, वो बताता है भैया ये शॉर्ट नोट है। अरे साहब इससे और शॉर्ट नोट नहीं क्या? ये आदत अच्छी नहीं है। आप शॉर्ट नोट से भला ही स्टडी कीजिए, लेकिन जो भी लॉ का स्टडी कर ली उसका बेयर एक्ट एक बार रेफर करना ना भूलिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये एक विषय रहता है एलएलबी में। भारत का संविधान नोट्स पे स्टडी करना और ओरिजिनल संविधान एक बार तो भी रेफर करो उसको। एक बार रेफर करने के बाद उसमें जो केस लॉज वगैरह आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट करते समय केस लॉज आते हैं, अगर आप पेपर में लिखते समय वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वगैरह वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। आप उसका लिखते समय आप बियॉन्ड नोट्स एक दो केसेस सुप्रीम कोर्ट के वगैरह अगर आप रेफर करते हैं ना आपके आंसर पेपर में, तो आपका जो सुपरवाइजर है ना वो भी ऐसे जगह से उड़ जाएगा, पेपर चेकर। वो बोलेगा यार क्या बच्चा है, हाँ
सिलेबस के बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट के केसेस में डाल रहा है, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटीट्यूड जब कॉलेज के एजुकेशन लेते समय रहता है ना, तो फिर चीजें अलग बनती है दोस्तों। हमने कॉलेज का कभी पीरियड बंक नहीं किया, ना ग्रेजुएशन में ना किया, लॉ में किया। इसका मतलब हमने कैंटीन नहीं गए, वड़ा पाव नहीं खाया, मजा नहीं किया, ऐसा नहीं है। कॉलेज के पीरियड के पहले भी कैंटीन चालू रहती है, कॉलेज के पीरियड के बाद भी कैंटीन चालू रहती है। कॉलेज के पीरियड बंक करके कैंटीन में जाने ये कोई पुरुषार्थ नहीं है दोस्तों, ये वीकनेस है आपका, यू आर वीकर। सबसे मौल्यवान क्षण रहते हैं जीवन में 10वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, ये गोल्डन एरा है आपके लाइफ का। इसमें जितना बटोरना है उतना ज्ञान बटोरो दोस्तों। डोंट बंक एनी पीरियड, कभी मिस नहीं करना। दोस्त मिस करते करने दो, बस कॉलेज होने के बाद कैंटीन में जाओ, पहले जाओ। एक बार कॉलेज में सिंसियरली पीरियड अटेंड करते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छा नॉलेज होता है। और लॉ में याद रखो, जो भी लॉ कॉलेज में पढ़ेंगे, बेर एक बार तो भी रेफर करो, भले ही एग्जाम के लिए आप शॉर्ट नोट से स्टडी करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार तो भी बेर एक्ट रेफर करो, उसमें के कुछ कुछ पॉइंट निकालो और आंसर पेपर में डालते रहो, यू विल गेट अ फंटास्टिक रिजल्ट। तो कॉर्पोरेट लॉ में जब जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बहुत है इन आवर इंडिया, more than 2000 multinational companies offices are there, and they have the offices all over world. दुनिया में 236 देश हैं और 200 देशों में उनके ब्रांचेस रहते हैं। और मल्टीनेशनल में काम करते समय आपको इंटरनेशनल लॉ, आपको अगर जापान में रिक्रूट कर दिया कुछ दिन के लिए, कभी आपको कोरिया में रिक्रूट कर दिया उसने कुछ दिन के लिए, क्योंकि जितनी आपकी ताकत रहती उतनी आपका स्कोप अच्छा रहेगा। तो फिर आपको कोरिया का लॉ भी स्टडी करना है, इधर का लॉ, एक बार एक बेसिक स्टडी कर लेते हैं ना, तो हर लॉ सिमिलर है। और वैसे तो CIS रीजन जो है ना, जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने राज किया था और ब्रिटिश से आजादी लेके जो देश अलग हुए हैं, उनके लॉ लगभग सिमिलर है। जैसे यहाँ पे इंडियन पिनल कोड है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान पिनल कोड है, तो और सेम सिमिलर है भाई। यहाँ पे मर्डर करने के बाद उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है और किसी दूसरे देश में मर्डर करने के बाद उसका सम्मान होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना किधर भी। या ड्रग, ये लॉ लगभग सिमिलर है, खाली कुछ कुछ देशों में थोड़ा कानून ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो ह्यूमैनिटी से बाहर के कानून है कुछ ऐसा, तो वो देश छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत अच्छा मल्टीनेशनल लेवल में भी आप एक लीगल एडवाइजर का काम कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी लीगल एडवाइजर का काम कर सकते हैं। और अभी सेबी ने भी अभी एक पैनल बनाया हुआ है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। हम लॉयर लोगों को, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उनको भी बड़े बड़ी कंपनी जब IPO निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर वगैरह, ये बहुत सारा पैसा लेती है तो बड़े बड़ी कंपनियां, वो 10 रुपए का शेयर है ना, 200 रुपए प्रीमियम से निकालेगी। आप 10 रुपए के शेयर के लिए 200 रुपए प्रीमियम है कि 210 रुपए देते हैं, उनको डिविडेंड 10 रुपए के ऊपर ही देना है। उनके पास 200 रुपए पर शेयर, ये एक्स्ट्रा मनी है जिसके ऊपर ना उनको डिविडेंड देना है, ना इंटरेस्ट देना है, ना रिफंड करना है, याद रखना। और ये पैसा वो कभी कभी इधर उधर खराब कर देते थे और फिर इंसॉल्वेंसी में आते थे। इसलिए अभी कानून बदला है, अभी सेबी ने भी ऐसे बड़े बड़े कंपनी के ऊपर हम लोगों की अपॉइंटमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेटर बोल के, फंड्स एंड हमारे परमिशन के बगैर वो जो आया हुआ प्रीमियम का पैसा, ये उधर डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छे चांसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चांसेस लॉ फील्ड में है। और एक लॉ फील्ड का अलग अंग है, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। जितने भी गुड पॉलिटिशियन है, महात्मा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके सब, मोस्टली सब गुड पॉलिटिशियंस आर लॉ ग्रेजुएट्स, क्योंकि लॉ से सार्वभौम ज्ञान मिलता है, पूरा ज्ञान मिलता है। इसलिए आप पॉलिटिक्स में जाइए। पॉलिटिक्स का एक ही मंत्र है दोस्तों, पॉलिटिक्स में अगर सक्सेस होना है ना, एक ही मंत्र है, आप चमचेगिरी मत करो, किसी की चमचा मत बनो, आप समाज सेवा करते रहो। आप कॉलेज में तब से कुछ ना कुछ खटपट करो, उपोषण करो, मोर्चा निकालो, इसके हक के लिए लड़ो, उसके हक के लिए लड़ो। ऐसे अगर आप देखते हैं तो फिर ये बड़े बड़े पक्ष रहते हैं ना, बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, मनसे रहो, आपका वो हमारे उद्धव जी का कौन सा पक्ष है, शिवसेना रहो, बराबर है, ये सब पक्ष आपको होके ऑफर देते हैं, हम आपको टिकट देते हैं।
आपको किसी भी पक्ष का होके फोन आना चाहिए, हमारे टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़िए। इतनी अच्छी समाज में अपना एक अस्तित्व तैयार करना पड़ता है, तब आपको पॉलिटिक्स से कोई उखाड़ नहीं पाएगा, जिंदगी में कभी नहीं उखड़ा है, क्योंकि आपको मालूम है आप चमचीगिरी करके पॉलिटिक्स में नहीं आए हुए हैं, आप सही में लोगों का दर्द दूर करने के लिए पॉलिटिक्स में आए हुए हैं। और फिर पॉलिटिक्स में तो बहुत सारा आगे आपको जो है स्कोप है। ये भी एक लॉ की लाइन अलग है। लॉ से और एक लाइन निकलती है दोस्तों, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जा सकते हैं। आईएएस, आईपीएस वगैरह ये अलग अलग सर्विसेज जो है, इसमें भी लॉ का एजुकेशन का बहुत फायदा होता है। लॉ कमीशन में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लॉ ग्रेजुएट के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलग होती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाके आए सर, और मुझे खुशी है दोस्तों कि जैन संगठन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, और 10 साल में, और इसका पूरा श्रेय भारतीय जैन संगठन है, जैन की अलग अलग पूरे ऑल इंडिया के इंस्टीट्यूशन है, जीटो है, सबको श्रेय जाता है दोस्तों, सबने अच्छा काम किया है। इसलिए अभी जैन लोग जो हैं, जैन युवक भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं। माहेश्वरी हम लोगों ने भी ये आपसे लिया है, और इसमें भी हमने भी बहुत अच्छा योगदान किया है, और बहुत अच्छी जो माहेश्वरी जैन, मारवाड़ी, नॉन मारवाड़ी जैन, मराठी जैन, सब लोग आगे आगे आ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ रहे हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी आपका लॉ ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितने मल्टी डायमेंशनल है लॉ के, कितने मल्टी डायमेंशनल साइड से आप लॉ देख सकते हैं, कितने अलग अलग हमको ये मिलते हैं। अलग अलग कंपनी के लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, अपीलेट कोर्ट का लॉयर बन सकते हैं। आर्बिट्रेशन एक प्रकार रहता है, आर्बिट्रेशन मैटर भी हैंडल कर सकते हैं। व्हाट इज आर्बिट्रेशन? जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है ना दोस्तों, जब ये नेशनल एग्रीमेंट रहो या इंटरनेशनल एग्रीमेंट रहो, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ये आर्बिट्रेशन के ऊपर एक वीडियो है, आपको मेरे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। मेरा वो छंद ही है। मेरे ये देखो, ये मेरा ऑफिस है ना, ये ऑफिस में ये देखो, ये सब पीछे मेरे मोमेंटो छोड़े, वो मोमेंटो छोड़ दो, ये सुप्रीम कोर्ट का पीछे बोर्ड है, मेरा भगवान है, मेरा देवता है। मैं रोज अगरबत्ती लगाता हूँ इनको, ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे चित्र को। ये इधर देखिए, ये नक्शे हैं, दिखते हैं आपको, वर्ल्ड का नक्शा दिखता है, भारत का दिखता है, दिल्ली का दिखता है। मैंने दिल्ली अभी तक 10% भी देखा नहीं है, लेकिन देखूंगा, जैसे जैसा जाऊंगा वैसा वैसा देखूंगा। और ये बड़े बड़े किताबें रहती है, और बहुत मजा आता है पढ़ते समय। अभी ये देखिए, ये किताब है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, हाँ डरना नहीं है, बहुत मजा आता है ऐसा। कभी कभी नींद आने लगती है, ऐसे नींद आने लगती है ना, और तब मैं कोई केस पढ़ लेता हूँ ना, तो नींद खुल जाती है, इतना अच्छा लिख लेता है दोस्तों। कानून पढ़ने से लॉ परफेक्ट होता है, और जजमेंट पढ़ने से उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन परफेक्ट होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से क्या होता है कि भाई लॉ का ये वकील ने यही लॉ कैसा इंटरप्रेट किया है। जजमेंट कैसा रहता है बताता हूं, किसी भी कोर्ट का, लोअर कोर्ट का रहो, हाई कोर्ट का रहो या सुप्रीम कोर्ट का रहो, जजमेंट ऐसा रहता है। जजमेंट में वो शुरू में क्या करते हैं भाई, सिनॉप्सिस देते हैं, यानी कि सारांश में केस का फैक्ट्स देते हैं। फिर ये वकील ने क्या बोला, प्लेंटिफ के वकील ने क्या बोला, डिफेंडेंट के वकील ने क्या बोला, फिर दोनों वकील से फिर इश्यूज, वो जो है वो इश्यूज फ्रेम करते हैं, जो वादग्रस्त पॉइंट वो फ्रेम करते हैं। फिर वो पॉइंट के ऊपर आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर वो जजमेंट में दिया जाता है। और ये सब होने के बाद फिर ये वकील कुछ केस लॉज देता है, ये वकील कुछ केस लॉज देता है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रेफर करता है। फिर ये करके एनालिसिस होता है, और उसके बाद जज अपना जजमेंट देता है कि भाई इसका सुना, उसको क्या लगा, और फिर वो भी कुछ केस लॉस देता है। बहुत ताकत लगती है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जजमेंट 1045 पेज का है, याद रखिए दोस्तों, हमने उसका सिनॉप्सिस निकाला हुआ है 5-6 पेजेस में, बराबर है। और ये जजमेंट जो रहता है ना, ये जजमेंट पढ़ना एक कला होती है। अब हम 200-200 पेज का जजमेंट भी आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। उसमें का क्या पढ़ने का और क्या छोड़ने का, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कभी लॉ कॉलेज में आपका मेरा प्रोग्राम, बीच में मेरा सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में प्रोग्राम हुआ 2-3 घंटे का,
ऐसे खाली वो इंग्लिश में ही रहता है, क्योंकि वो लॉ स्टूडेंट को क्योंकि पूरे भारत के और भारत के बाहर के भी विद्यार्थी रहते हैं कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में, सो दे विल प्रेफर ऑलवेज इंग्लिश लैंग्वेज। एंड मेरा इंग्लिश एकदम सिंपल है, ऐसा मैं बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम बैकग्राउंड। तो मेरा इंग्लिश बहुत एक्सलेंट है ये नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैं इंग्लिश में पूरा दिन भर बात कर सकता हूँ, अलग अलग वर्ड यूज कर सकता हूँ और कम्युनिकेशन अच्छा करता हूँ। जज को भी अच्छा लगता है, जज को बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रेट करना पड़ता है। आपको एक याद रखना, आपको सक्सेस के लिए एक त्रिसूत्री रहती है, त्रिसूत्री। आपको केस के फैक्ट्स अच्छे मालूम चाहिए, लॉ के ऊपर आपका कमांड चाहिए और केस लॉज के ऊपर आपका कमांड चाहिए। फैक्ट्स, लॉ एंड केस लॉ, बहुत मजा आता है दोस्तों। मैं बोलता हूं एलएलबी करते समय एक क्षण भी बोर नहीं होता है, और प्रैक्टिस में तो बोर होने का कारण ही नहीं है। प्रैक्टिस में तो बहुत बहुत मजा आता है, इसलिए रिटायर नहीं होते लोग। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक जब रुस्तुम जी लॉयर है, 92 एज के हैं, कोर्ट में आते हैं मालूम है, उसको पकड़ के लाया जाता है, तो आवाज क्षीण है उनका, एकदम कम हो गया आवाज, उनको माइक दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब सुविधा रहती है माइक की वगैरह, माइक दिया जाता है। जजेस उनके सामने जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज 65 पे रिटायर होते हैं और 60 के आगे जनरली आते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में डायरेक्ट 55 हो या 50 का भी जज आ सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो तो, अदरवाइज 60 के आसपास हमारे जज आता है। तो मैक्स टू मैक्स हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज एज 65 है और उनके सामने 92 का हाथी खड़ा है। कितना रिस्पेक्ट देते होंगे ना उनको सुनते समय। एक्सेलेंट दोस्तों, मेरा तो नतमस्तक हो जाता हूं मैं शर्म नहीं पकड़ता। मुझे कोई बड़ा लगता है ना तो मैं झुक के प्रणाम करता हूँ, फिर वो अपैरल रहता है, कोट रहता है, तो भी झुक के प्रणाम। बाकी लोग देखते हैं यार ये सोमानी पागल ही है, ये झुक के प्रणाम करता है किधर भी, लेकिन नहीं, मुझे अगर वो भगवान लगता है, उसके अंदर ईश्वर लगता है ना, फिर वो उम्र से कम हो बड़ा हो, उसका चरण स्पर्श करने में कोई हमको ये नहीं लगता है। और चरण स्पर्श करने के एक साइंटिफिक रीजन रहता है, बताओ आपको। जब आप चरण स्पर्श करते हैं ना, तो आपका जो सर रहता है ना, ये सर सामने वाले के हृदय के नजदीक आता है। आप देखिए पूरा झुक के ना चरण स्पर्श करना, चरण स्पर्श। सासू माँ को प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं करना ऊपर के ऊपर, ऐसा ऐसा नहीं करने का। चरण स्पर्श बोले थे, चरण को स्पर्श करने का, तो योर हेड गोज टू हिज हार्ट। और उसकी जो एक प्रतिभा रहती है, एक ओरा रहता है, उसका जो क्वालिफिकेशन का ओरा रहता है, वो संक्रमित होता है आपके बॉडी में। एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन है। इसलिए पूरे दुनिया में सबसे अच्छी नमस्कार की जो पद्धति है ना, वो पद्धति जापानी लोगों में। जापानी आदमी 90 डिग्रीज में बो होके ही नमस्कार करता है, उसका साइंटिफिक रीजन वही है, 90 डिग्रीज में वो होता है। तो सामने वाले के हृदय से वो क्या करता है, सब निकाल लेता है। इसलिए दोस्तों आपको जो अच्छे लगते हैं ये करते हैं यार। मैं देखता हूँ ना प्रफुल्ल भाई के लेक्चर, प्रफुल्ल भाई का काम, उनका वो इंस्पायरिंग स्पिरिट जो रहता है, और कितने छोटे छोटे चीजों के ऊपर उनका अभ्यास है, उनका पूरा क्या बोलते हैं उसका, उनके पास टीम रहती है, स्टडी एनालिसिस करके एक एक निकालती है। तो ये पद्मश्री पद्म भूषण लेवल के लोग हैं दोस्तों। विदाउट एनी एप्लीकेशन बाय प्रफुल्ल भाई, इनको पद्मश्री पद्म भूषण महाराष्ट्र भारत सरकार ने देना चाहिए। ऐसा कार्य ये लोगों का है, ये लोग हीरे हैं हमारे समाज में। क्या काम किया है ये आदमी ने, कैसा किया है, मैंने नजदीक से देखा है। वो उनके बारे में कभी नहीं बताएंगे आपको, मुझे मौका मिला है आज आपके सामने थोड़ा प्रकट होने का। तो दोस्तों एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, शांतिलाल जी मुता है, ये है एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हैं, ये डिवाइन लोग हैं। ईश्वरी अंश ही रहता है तब जाके समाज का इतना अच्छा काम हो सकता है दोस्तों। ये भी भूलना नहीं है आपको। आपको आपका लॉ प्रैक्टिस, आपका लॉ का जॉब करते समय, जुडिशरी करते समय, सब करते समय थोड़ा बहुत समय निकाल के यहाँ पर लिखान कीजिए, किताबें लिखिए, आप वीडियोस बनाइए, समाज प्रबोधन के वीडियोस डालिए। जैसे जैसा समाज बदलता है वैसे वैसे मीडिया चेंज कीजिए, ब्लॉग लिखिए, ये कीजिए।
ब्लॉग को फॉलो कीजिए, अच्छे अच्छे जो लोग लगते हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बीच में वो देखते रहिए। बस इससे ज्यादा क्या बता। स्काई इज द, मैं किसी भी करियर के लिए बोलूंगा ना, मैं डॉक्टर के ऊपर कभी बोलूंगा ना तो आपको लगेगा मैं डॉक्टर ही बनना चाहिए। आज मैं करियर लॉ के ऊपर बोलूंगा तो आपको लगेगा मैं लॉयर होना चाहिए, क्योंकि हर करियर में स्कोप है। आप किसी भी करियर में जाइए, लेकिन 100% डिवोशन दीजिए, समर्पण कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। परमेश्वर ने हमको ये जन्म किसके लिए दिया है? समाज सेवा के लिए दिया है, याद रखना। फिर वो पैसा लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पैसा लेके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं लोगों की, लेकिन दिल से करो, दिल से ये चाहिए। मेरे ख्याल से 45 मिनट से ज्यादा मैंने बात कर लिया है। नाउ इट इज द टाइम ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू सो मच सोमानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंडरफुली आपने कहा स्काई इज द लिमिट इन द करियर ऑफ लॉ, और राइट फ्रॉम आपने लॉयरशिप से लगाकर स्पेशलाइजेशन इन साइबर क्राइम, इंसॉल्वेंसी, कोऑपरेटिव, फैमिली लॉ, ये सारी चीजें आपने डिस्क्राइब की। जुडिशरी में जाने का आपने कहा, लोअर कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक के जुडिशरी में जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में ओहदा पा सकते हैं। लीगल एक्सपोर्ट के बारे में आपने कहा कि दुनिया भर के लॉ जानने को मिलते हैं। बिजनेस में भी लॉ का यूटिलाइजेशन हो सकता है, ये एक नया डायमेंशन आपने दिया। पॉलिटिक्स में जाने का भी स्कोप बहुत बड़ा है, बिकॉज लॉ जानते हैं तो वो एक एरिया बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है। ये एक नया डायमेंशन आज आपके पास से जानने को मिला, समझने को मिला। एंड मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बनती है बिकॉज ऑफ द लॉ प्रोफेशन। और एक बात आपने और बहुत बढ़िया बोली कि जिस तरीके से अलग अलग फैकल्टी के लोग, अलग अलग फील्ड के लोग, अलग अलग करियर के लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पॉलिटिक्स के लोग हों, रिटायरमेंट के बाद लॉ करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई, और बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सिंप्लिसिटी से आपने ये सारी बातें बताई, पर्सनल एग्जांपल के साथ ये सारी बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मे आई रिक्वेस्ट फॉर दी क्वेश्चंस प्लीज। और सर पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, हाउ मच रोट लर्निंग रिक्वायर्ड इन द 5-year लॉ कोर्स? डू वी नीड टू बाय हार्ट द लॉज? इट्स अ ह्यूज फियर। Yes, this is a very good question. Can you tell the name of that fellow also, so that वो क्या होता है, वो हम फिल्टर करके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नो इशू, नो इशू। दोस्तों, लॉ बाय हार्ट नहीं करना है, सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली एज पर द प्रोविजंस गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बराबर है, ऐसा लिख के भी लिखता है तो चलता है। लेकिन अगर कुछ कुछ सेक्शन अगर याद आते हैं तो जरूर लिखना, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़े से इंटरेस्ट लेते हैं ना उसमें, केस लॉज में, इसमें उसमें, तो अपने आप ही ख्याल में रहता है। और खाली जो लॉ के नए नए वर्ड्स रहते हैं, न्यू वर्ड्स, ये न्यू वर्ड्स खाली आपको लेके रखना है और लिख के रखना है, और बीच में पढ़ते रहना है। जैसे प्लॉसिबल है, बराबर है, बोले तो एक रीजनेबल ऐसा शब्द है। लॉ में थोड़े अलग वर्ड्स रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये करना पड़ता है। अगर आप कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज का डिक्शनरी ले सकते हैं, जैसा इंग्लिश मराठी इंग्लिश मराठी डिक्शनरी ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में मिलती है आपके मोबाइल पे, तो अपने आप ही आप देख सकते हैं, उतने शब्द रिपीट कर सकते हैं। तो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीडिंग कैपेसिटी लगता है, रीडिंग कैपेसिटी जितना अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा एक्सरे, थोड़ा आय रहता है, जिसको बोलते हैं ना एनालिसिस करने का, या इसमें से निकालने का, या जो एफआईआर वगैरह रहता है तो एफआईआर इतने बार पढ़ने का, तो आपको अपने आप ही लूप होल्स उसमें का कुछ ना कुछ मिलता है, और वो पकड़ के आप केस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था आपने, नाम पूछा था तो मेरे पास नाम भी आ गया, मिस्टर भावेश ओस्तवाल ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन गति कोचर पूछ रही है, आई एम ए 12th पास आउट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द CLAT, CLAT. I aspire to be in a judiciary. Number 1, do we have any exam after graduation to enter judiciary? शायद आपने इसके बारे में बताया भी है। Number 2, is it necessary to practice as a lawyer before being nominated as a high court judge? 100%. 10 years practice is essential for a high court judge.
And in a high court level, at high court level, 10 years practice is essential. And for judiciary, you should have the practice background in any court. Okay. Sir, Yash Jindal पूछ रहे हैं, can you please tell us more about direct courses after 10 plus 2? And when does the specialization starts? What are the possible specialization in the field of law? मुझे लगता है कि स्पेशलाइजेशन लॉ में हम नहीं करते हैं, अपने आप होता है. When you entered in law as a lawyer, जब आप जाते हैं ना, आप हर काम लेना है. कोऑपरेटिव लॉ, सिविल लॉ, सब लॉ आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलाइजेशन अपने आप होता है एक दो साल में. और आपको फोकस करना है तो आप साइबर क्राइम फोकस कर सकते हैं, कोऑपरेटिव फोकस करते हैं, सब फोकस कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 2-3 इयर्स प्रैक्टिस फिर फोकस कीजिए आप. अदरवाइज आप नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. नहीं तो क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट है क्रिमिनल में और आप क्रिमिनल फोकस करने जाते हैं और आते हैं सिविल के मैटर और आप ना बोलते हैं. तो शुरू में धंधे को ना नहीं बोलना है कभी किसी को. जो आता है वो काम करते रहने, स्पेशलाइजेशन आगे बनता है. और 12वीं ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्सेस है डायरेक्ट, मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का डिग्री है, इसमें डिप्लोमा नहीं रहता है. हाँ, इसके डिप्लोमा रहता है, साइबर क्राइम समझाने के डिप्लोमा तो प्राइवेट किसी ने निकाले हुए हो. एक्चुअली कैसा है, साइबर क्राइम का है, अभी इंसॉल्वेंसी का है, अभी 60 आवर्स कोर्स रहता है. ऐसे कोर्स में वो थोड़ा सा डिटेल में मिल जाता है आपको, तो आप वो कर सकते हो. तो साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, नहीं लॉ करते करते भी आपको जो स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है उसके डिप्लोमा आप कर सकते हैं. अलॉन्ग विद डिग्री यू कैन डू डिप्लोमा इन एनी यूनिवर्सिटी. ओके. ऑडियंस जो बैठे हुए हैं वो क्वेश्चंस चैट बॉक्स में मेरे को भेज रहे हैं प्राइवेटली. JGI एडमिन इनको प्राइवेटली भेजिए, वहां से क्वेश्चंस हम फिल्टर करके आते हैं. सर, अगला क्वेश्चन आ रहा है. वन आकांक्षा इज आस्किंग फॉर JMFC what is the criteria and how to start studying for it? स्टडी आफ्टर एंटरिंग इन प्रैक्टिस, पहले 2 साल फुल प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो, पूरा प्रोसीजर जान लो, क्योंकि JMFC बनने के बाद आपको जज बनना है और जज बनने के बाद आपको पूरा वो कोर्ट का प्रैक्टिस ही जो प्रोसेस रहता है वही इंप्लीमेंट करना है. और जितना प्रोसेस प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा रहता है ना आपका, उतना आपको अच्छा होता है. आप खाली किताबें स्टडी करेंगे तो एग्जाम छूट जाएंगे. आप किताबें स्टडी करेंगे एग्जाम छूट जाएंगे, लेकिन आगे जो ओरल रहता है, ग्रुप डिस्कशन रहता है, इसमें फेल जाएंगे. इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है, आपने JMFC का स्टडी पहले 2 साल नहीं करना है. लॉयर बनने के बाद 2 साल फुल समर्पण दो. ईच एंड एवरी टेबल पे कैसा काम चलता है, कैसा जाता है, फाइलिंग कहाँ होता है, सॉर्टिंग कहाँ होता है, हियरिंग को कैसा मैटर आता है, ऐसा बार बार देखना है. सीनियर का क्लार्क रहता है, वो क्लार्क के साथ जाना है, सब देखना है. जो प्रोसीजर ही बहुत अच्छा आपका होता है. और फिर 1 साल जब आपको एग्जाम देना है ना, वो 1 साल पहले ही आप खाली उसकी तैयारी करो. उसमें तैयारी नया कुछ नहीं है, नया कोई लॉ उसमें नहीं है. आपको ये CRPC, IPC जो जज बनने के बाद जो कानून, जो प्रोसीजर के ऊपर आपको न्याय व्यवस्था चलानी है, वही नॉलेज उसके लिए है. आपको नॉलेज अलग नहीं लगेगा, स्टडी अलग नहीं लगेगा, खाली उसका प्रैक्टिस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एंगल से करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एंगल से. इससे तो 1 साल काफी हो जाता है आपको. जो 3rd ईयर रहता है वो काफी होता है प्रैक्टिस. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होके ग्रुप डिस्कशन करके निकल के डायरेक्ट JMFC का ट्रेनिंग ज्वाइन करके डायरेक्ट JMFC भी बन सकता है. डोंट वरी, खाली आप फुल फोकस कर दीजिए. और आपको ये भी बताऊं, आपको JMFC प्रैक्टिस करते समय अगर ऐसा लगता है जज बनने के बाद कि 7-8 साल के बाद लगता है कि नहीं यार मैंने प्रैक्टिस में जाना चाहिए, नो इश्यू, डायरेक्ट रिजाइन कीजिए. और ऐसे आते हैं लोग डायरेक्ट रिजाइन करके डायरेक्ट हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए वो जज आता है. और फिर एक जज रिटायर होके जब प्रैक्टिस करने के लिए आता है ना, उसका वैल्यू बहुत बढ़ता है और उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स भी मिलता है दोस्तों. सर, one Mr. Mehak is asking, what if we want to give the competitive exam of CLAT? How to prepare? What we have to study? You have to study that syllabus properly, and in first you understand total syllabus. तो आपको
सपोज 3 घंटा आप देते हैं तो उसमें का 1.5 घंटे का पार्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना है और 1.5 घंटे का पार्ट प्रैक्टिस का रखना है। ऐसा कर सकते हैं 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा ऐसा करो। ओके, तो 1 घंटे में आधा घंटा अंडरस्टैंडिंग और आधा घंटा जो अंडरस्टैंडिंग किया है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन एग्जाम होता है उसकी प्रैक्टिस। आधा घंटा वापस स्टडी, उसका वापस प्रैक्टिस, आधा घंटा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओनली खाली मल्टीपल चॉइस कैसे करके कोई फायदा नहीं होता है। मैंने काफी साल के बाद, अभी मेरा 55 चल रहा है, मैंने काफी साल के बाद 51 में वो इंसॉल्वेंसी 52 53 में मैंने इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था। और शुरू में मैंने वैसे ही मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन किया तो पहला फेल, दूसरा फेल, फेल बोले तो नजदीक 60 को पासिंग था और मुझे 58 आते थे, कभी 57 आते थे। नेगेटिव मार्किंग के कारण मेरे 75 से नीचे आ जाते थे मार्क। लेकिन जब मैंने ओरिजिनल मेरा नॉलेज वापस रिमाइंड किया और कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा तब जाके वो एग्जाम क्लियर हुआ। याद रखना, खाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टाइल से स्टडी करेंगे तो भी क्लियर नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट यू शुड गिव हाफ टाइम एंड प्रैक्टिस एज पर द क्वेश्चन पेपर पैटर्न यू शुड गिव हाफ टाइम। कोई भी IAS IPS रहो, IAS के एग्जाम रहो या आपकी जो कैट ये आपकी रहते हैं ना मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, कैट एग्जामिनेशन, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्मूला ये याद रखना, हाफ फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एंड हाफ फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर हमारे एक मित्र हैं मिस्टर चकोर मेहता, वो पूछ रहे हैं डूइंग BA एंड डूइंग लॉ इज हेल्पफुल और आफ्टर BCom लॉ इज हेल्पफुल, व्हिच इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ लॉ एंड हाउ टू चूज बेस्ट कॉलेज फॉर एडमिशन? बेस्ट कॉलेज ऑफ लॉ तो एक ही है भारत में, बेंगलोर का लॉ स्कूल, नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर। और बाकी हमारा पुणे में एक है ILS कॉलेज है, सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस की जितने भी कॉलेजेस पूरे भारत में वो भी सब अच्छे हैं क्वालिटी। बाकी काफी अच्छे लॉ कॉलेज। आपको एक बताओ, लॉ आप किधर से भी करो उसका कोई फर्क नहीं है। आप बेंगलोर के नेशनल लॉ से करेंगे वही नॉलेज मिलता है, और अहमदनगर के लॉ कॉलेज से करेंगे जहां से मैंने किया वही। भारत का सबसे बड़ा लॉयर ने अच्छे ही लॉ कॉलेज से डिग्री ली ऐसा नहीं होता है, याद रखना। आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैपेसिटी कितना है। हाँ, और एक बात बताता हूं, रियल सोर्स ऑफ नॉलेज आपको मालूम चाहिए। आपको लगता है अभी के बच्चों को कि खाली गूगल रियल सोर्स ऑफ नॉलेज है, नहीं है दोस्तों। याद रखना, रियल सोर्स ऑफ नॉलेज जनरल्स रहते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल जनरल है। अगर लॉ स्टूडेंट है आप, तो आपको कोई लॉ का नॉलेज ढूंढना है तो आप डायरेक्ट गूगल पे मत ढूंढिए। तो भारत में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा बताया मैंने आपको? बेंगलोर लॉ स्कूल। उनके साइट पे जाइए, उनका लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में आपको इंटरनेशनल जर्नल्स मिल रहे हैं, वो पढ़िए, ऑनलाइन कर सकते ही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी लॉ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे जर्नल्स है। अगर वो जर्नल्स आप रेफर करते हैं ना तो आपको रियल सोर्स ऑफ नॉलेज मिलेगा। आप ये जो गूगल पे देखते हैं ना, ये ब्लॉग वगैरह लिखने वाले खुद को प्रमोट करने के लिए कट पेस्ट करते रहते हैं, उसको कोई सेंसर नहीं रहता। गूगल इज नॉट प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज इज डायरेक्ट जो टॉप के कॉलेजेस है। अगर आपका MBA में आपका IIM में नंबर नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन IIM की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं ना आप ऑनलाइन, जितना भी फ्री में है उतना तक कर सकते हैं ना, ये याद रखना। तो वो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी भी कॉलेज से कीजिए, लेकिन भारत के टॉप के कॉलेज जो है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। भारत का सबसे टॉप का कॉलेज जो है वो बेंगलोर का लॉ स्कूल है, और बाकी पहले 5 में हमारा पुणे का भी कॉलेज आ जाता है। सिम्बायोसिस वगैरह का भी नंबर लगता है। प्राइवेट गवर्नमेंट दिल्ली में भी अच्छे कॉलेजेस है। सर हमारे एक सीनियर मित्र हैं अशोक पगारिया जी, वो हाँ पूछ रहे हैं कि 3 साल का लॉ कोर्स ज्यादा बेटर है या 5 साल वाला लॉ कोर्स बेटर? दैट इज डिपेंड अपॉन, अगर आपका लॉ में जाना डिसाइडेड है तो 5 साल का ज्यादा अच्छा है। लेकिन लॉ में जाना डिसाइडेड नहीं है, चलो ग्रेजुएशन करेंगे फिर देखेंगे, तो फिर 3 साल, क्योंकि 5 साल के लॉ में 1 साल बचता है आपका। क्योंकि ऐसा आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो ग्रेजुएशन के 3 साल और अगले 3 साल, ऐसे 6 साल लगते हैं। और जब 12वीं के बाद डायरेक्ट लॉ में जाते हैं तो 5 साल लगते हैं, तो 1 साल बचता है। और पूरा लॉ ही आप पढ़ते हैं ना, उस समय 5 साल लॉ पढ़ने के लिए मिलता है। तो जनरली पहले 2 साल जो रहते हैं लॉ का थ्योरी रहता है,
और फिर डायरेक्ट लॉ शुरू होते हैं आपको आगे तीसरे साल से, तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपका लॉ में जाना डिसाइडेड है तो 12वीं के बाद सीधा लॉ में जाओ। अगर आपका मैथ साइंस अच्छा है तो रिकमेंड है कि 12वीं साइंस के बाद आओ। 12वीं साइंस से फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके वो इक्वेशंस, ये वो, इसमें क्या होता है आपका थोड़ा सा लॉजिकल सेंस और बढ़ता है और ये लॉ में काम आता है। या फिर बीकॉम में जाओ, बीकॉम से भी आते हैं। और अगर राज्य शास्त्र, पॉलिटिक्स वगैरह इसमें इंटरेस्ट है तो फिर आर्ट से भी आप पॉलिटिक्स वगैरह का स्टडी करके आप लॉ में आ सकते हैं। किसी भी रास्ते से आओ, लॉ एक एक्सेलेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। So Dia is asking after how many years of practice can we handle case of our own? मुझे तो पहले महीने में ही केस मिल गया था, पहला ओन मेरा। नहीं, खुद का केस करने के लिए कितने साल की प्रैक्टिस लगती है? नहीं, पहले महीने में मिल जाता है, क्योंकि क्या करना है आपको बताऊं, लॉ जब करते हैं ना तो सेकंड ईयर से, यानी कि लॉ में जाने के बाद आपका लॉ कंप्लीट होने में सपोज अभी 5 साल या 3 साल है, तो लॉ का सेकंड लास्ट ईयर से अपने कोर्ट में जाना चाहिए। 2 घंटा 3 घंटा कोर्ट में जाते रहो तो आपका हैबिट होता है। फिर कौन सीनियर अच्छा है, कौन अच्छा, क्या अच्छा, लोग आपको देखते रहते हैं। और थोड़ा सा क्या कॉस्ट्यूम में जाना है, खाली वो बैंड नहीं पहनना, क्योंकि बैंड वो तभी पहन सकते हैं। अभी मैं बैंड नहीं पहना हूं, आई एम लॉयर, आई कैन वेयर बैंड, लेकिन मैं पब्लिक स्पीकिंग में इसमें बैंड यूज करूंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ ये होता है, हमारा एडवोकेट एक्ट का यहाँ पे हमको दोष लगता है। इसलिए मैंने कोट डाला ही है, लेकिन बैंड हटा के मैंने टाई लिया है। जज भी कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो टाई पहनेंगे, लेकिन जज जब सीट पे बैठते हैं तो वो एडवोकेट का बैंड, क्योंकि जज एडवोकेट है पहले, याद रखना, जज पहले एडवोकेट रहता है, इसलिए उसका एडवोकेट का बैंड कंपलसरी किसी भी जज को। और फिर वो, और हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऊपर अपैरल भी रहता है, वो अपैरल लगता है। तो मुझे ये बताना है कि आपको केस पहला भी मिलता है, प्रॉब्लम नहीं, जब मिलेगा ले लेने का केस लेने के बाद क्या होता है, सोल्यूशन निकलता है। प्रफुल्ल भाई, अगर आप परमिशन देते तो मैं कल एक किस्सा सुनाता हूं तो इनका सबका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। बोलिए सर, बोलिए। क्या हुआ, हमारे जो बेनोई है, बेनू जी बोलते हैं हम उनको, बेनोई है, उनको लगा कि भाई हमारे साले साहब लॉयर बन गए, ये बहुत होशियार हो गए, तो डायरेक्ट एक आदमी को अटक हुआ था, अरेस्ट हुआ था, और उसका बेल का केस मेरे पास लेके आए, फ्राइडे इवनिंग को लेके आए, फ्राइडे इवनिंग को। और मैं एक महीना भी नहीं हुआ था मेरा सनद आके, एक नया लॉयर था, कौन से वकील का चेंबर ज्वाइन करना ये भी मैं सोच रहा था, और वो लेके आए केस, मैंने ले लिया केस, वकालतनामा वगैरह वगैरह सब क्लर्क मुझे मालूम थे, मैं पहले से जाता था, सब जाता था, लेकिन बेल का एप्लीकेशन प्रैक्टिकली लिखने का मेरा पहला मौका था, और पहले मौके में अगर मैं बेल रिजेक्ट हो जाता है मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए फिर मैं बोला क्या करें, और अभी कल सैटरडे संडे है, तो फिर अगर बेल नहीं हुआ तो उसको जेल में सड़ना पड़ेगा। तो फिर मैं डायरेक्ट कोर्ट के पास गया, कोर्ट के पास रात को मैं 7 बजे गया, यानी कि जज के घर पे गया। मैं बोला मैं जज बोल के आपके पास नहीं आया हूँ, एक गाइडेंस लेने के लिए आया हूँ, मेरे पास, मैं नया लॉयर बनूं, मेरे पास केस आया है और मुझे कैसा करना मालूम। फिर उसने गाइड किया, सब किया, और फिर उसे मैंने लिखा, सब लगाया, और वो बोले आप 24 आवर्स में आप लेके आओ, पुलिस को बोलो 24 में, और मेरे पास ही आने वाला है बोले, वो जो जोशी साहब थे, वो जोशी साहब के पास ही आ गया। लेकिन वो बोले जब आप जज बोल के आएंगे ना, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, आई विल नॉट गिव एनी कोऑपरेशन, अगर आपका पॉइंट क्लियर है तो ही मैं बेल दूंगा, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट द बेल, बराबर है, यू कम विद प्रॉपर प्रिपरेशन, ऐसा मुझे बोला। और फिर दूसरे दिन मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन करके उसका बेल हुआ दोस्तों, और वो जेल से संडे इवनिंग को जेल से मैंने रिहा किया उसको। तो ये ऐसे कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में ना लेते रहने का। फिर मैंने मेरे सीनियर ज्वाइन करने के बाद बताया कि मैंने मेरा प्रैक्टिस इंडिविजुअली भी चालू किया है करके, तो सीनियर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, क्योंकि सीनियर बोलते हैं आपको मिलता है केस तो करते रहो, हम गाइड करते रहेंगे, तो करते हैं सीनियर, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रीतिशा इज आस्किंग if we study from a national law university or a private law university, what is the difference, and secondly which newspaper should a law aspirant follow? वैसा आप यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से लॉ लीजिए, लॉ का स्टेटस इक्वल ही है,
इसलिए यू कैन टेक ए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो है न्यूज़पेपर अभी हमारे यहाँ पे है ना, हम हिंदुस्तान टाइम्स में प्रेफर करता हूँ दिल्ली में। तो हिंदुस्तान टाइम्स में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एनालिसिस बहुत अच्छे देते हैं वो करते हैं। और एक लाइव लॉ बोल के एक है, लाइव लॉ बोल के एक ऐप है, वो आप ये कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए लाइव लॉ करके। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, तो उसको ये पता चलेगा आपको। उसका पेड भी ले सकते हैं, लेकिन फ्री में भी कुछ दिन यूज कीजिए। पेड भी करना है तो कर सकते हैं। मुझे कोई भी चीज फ्री यूज करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कभी कोई चीज फ्री यूज नहीं करता है। ये देखिए एकदम लाइव लॉ दिखता है, लाइव लॉ, ऐसा लाइव लॉ दिखता है, लाइव लॉ या दिख रहा है। तो लाइव लॉ आप कर लीजिए, इसमें बहुत अच्छे करंट जजमेंट ये आते हैं। और थोड़े से उसमें देखते हैं ना, तो इंटरनेशनल कोर्ट के भी आते हैं, यानी कि यूएसए की कोर्ट में क्या हुआ, इसमें कोर्ट में क्या हुआ, उसमें क्या कोर्ट में क्या हुआ, वो भी आता है। उसमें से जजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जजमेंट भी डाउनलोड करने की व्यवस्था है। खाली उसका पेड सब्सक्रिप्शन अगर ले लेते हैं ना, साल का कुछ तो भी 1000 है, वो अगर पेड सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना, तो फिर आप वो और कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, उनके वेबिनार रहते हैं, ये अच्छा है। और भी है 2-4, वो कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये लॉ में एडमिशन लेने के बाद करो, अभी मत करो। अभी आपका 11-12 जो चल रहा है उसको फोकस करो, या ग्रेजुएशन को एक हॉबी बोल के आप देख सकते हैं। हॉबी बोल के खाली देखते रहो कि हमारे भारत की जुडिशरी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसा देख सकते हैं आप। राइट सर, थैंक यू। अभी भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट टाइम इज नॉट परमिटिंग अस। यस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी सोमानी। आपने काफी सिंपल भाषा में बहुत अच्छी तरीके से पूरे डायमेंशंस लॉ के करियर के बारे में, लॉ की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। ऑल द ऑडियंस, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। एंड एज यू नो कि हमारी 2 सीरीज चल रही है, करियर डेवलपमेंट, करियर दिशा के नाम से, एंड सेकेंड इज पॉइज, पॉन्डर एंड प्रोसीड, जहां पर हर मंगलवार को रात को 8 बजे मैं स्वयं सामने आता हूं। तो आने वाले मंगलवार को जरूर ज्वाइन करिएगा 8 बजे। तब तक के लिए आज हम यहीं पर रोकते हैं। सोमानी सर का धन्यवाद, आप सबका जो मौजूद है उनका सबका धन्यवाद, और हमारी बैक टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।